दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं धनंजय सिंह आप सभी को करंट अफेयर्स जो आपका पूरे वर्ष का होता है उसको एक साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं के लिए कराऊंगा, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के आधार पर जो करंट अफेयर्स की एनुअल आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप डेटा आधारित या कॉन्सेप्चुअल आधारित प्रश्नों को कैसे डिवाइड करें, कैसे पूरी श्रृंखला को याद करें और किस प्रकार से हमें न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आयोग पूछ रहा है। और बार बार जो है आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% प्रश्न जो है आपको यहाँ से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में लगभग 70 to 80% जो है यूपी पीसीएस परीक्षाओं में वो वन लाइनर से लेकर के और डेटाबेस बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जिन फैक्ट्स को आप ढेर सारे फैक्ट्स हो जाते हैं पूरे साल भर में और उनको याद करने में आपको समस्या होती है, रिकॉल करने में समस्या होती है और रिकॉल भी हो जाता है तो कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स पूछ दिए जाते हैं, उसमें समस्या होती है। इन सभी पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे और इस पूरे वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन को हम कैसे देखेंगे, क्या नोट मेकिंग तरीका होना चाहिए और किस तरीके से हम इनको मेमोराइज करेंगे। तो नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इस तरीके से टोटल 10 पार्ट्स में मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है मैं आप सभी को बता दूं कि ये टोटल 10 भागों में मैं ये करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला आपको कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका है नेशनल इशू, जो कि इसी तरीके से सेकंड पार्ट होगा जो आपका वो है आपका इंटरनेशनल इश्यूज, इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका इकोनॉमिकल, इकोनॉमी से संबंधित जो है ये। और सभी के जो है ना, मैं पूरे वर्ष को आपको टोटल जो होते हैं 900 से 1000 टोटल इंफॉर्मेशन होंगी जो हेडलाइन होती हैं आपकी, उन हेडलाइन के माध्यम से आपके 100% मेमोराइज होने के साथ साथ ही उन सभी डेटा को कैसे प्रोसेस करें, कितने मिनिमम डेटा हमें याद रखने होते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे और कैसे हम अगर पूरी क्लास करते हैं। इस टोटल जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी टोटल 16 क्लास में, यानी कि 3 घंटे की 16 क्लास होगी, जिसमें हम लोग इन सभी फैक्ट्स को याद करेंगे। ये टोटल जितने होंगे 10 पार्ट होंगे। अब 10 पार्ट में मैक्सिमम 100 टॉपिक होते हैं आपके, नेशनल इंटरनेशनल में ज्यादा होते हैं। 100 अगर आप यहां पर कर लें, और इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज आदि में जो चीजें होती हैं वो आपको ध्यान देनी होती हैं कि आप जो है उसमें किस तरीके से चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। यानी कि यहां पर 100 और मिनिमम जो है 40 डेटा होते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो ऑन एवरेज जो है आप 60 से 70 जो है 70 से 90 मान के चलें, अब 900 डेटा हम मान सकते हैं कि आपको याद करने होते हैं। उसके आधार पर हम टोटल जो है करंट अफेयर्स की 16 क्लासेस में, यानी कि 48 घंटे में कंप्लीट करेंगे भी। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से करंट अफेयर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज ये क्लास जो होगी, एक छोटी सी क्लास जिसमें टोटल 10 भागों में एक भाग जो आपका नेशनल इशू है उसके कुछ बिंदुओं को मैंने लिया है। इन बिंदुओं को आप सभी लोग जो ये देखिए, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, भारत में पहला, विश्व में पहला, जैसे कुछ लॉ होते हैं। जैसे हम लोग पहले अब एक बात कर लेते हैं कि इन 9 बिंदुओं को हम कैसे पढ़ेंगे, इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, इनसे प्रश्न कैसे आयोग पूछेगा और आयोग प्रीवियस ईयर कैसे प्रश्न पूछा है, उनके 4-5 प्रश्नों का, जो कि अभी हाल ही में जो पीसीएस की जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में कुछ प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा और ये प्रश्न जो है कैसे बनते हैं और कैसे आप 100% एक्यूरेसी के साथ उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुल 9 डेटा है, 9 आपके पास तथ्य हैं। इन तथ्यों को डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें याद रखने हैं और साथ ही साथ इन बिंदुओं को कैसे हमें यूटिलाइज करना है, मुख्य परीक्षा में भी इसका रोल कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर यूपीपीसीएस की आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन बिंदुओं को निबंध लेखन में और जीएस के राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे
जो टॉपिक हैं अभी, पहला हमारा है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि नेशनली काफी चर्चा में है, तो इससे कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं आपके परीक्षा में, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। अब देखिए ये मुख्य परीक्षा का प्रमुख विषय रहेगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपको कुछ उसके टर्म्स पूछे जा सकते हैं। तीसरा है फोर्ब्स द्वारा जो है वर्ष 2024 के विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत जो है वह कौन सा स्थान रखता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा। ये 2024 की रैंकिंग है, जिसमें भारत का जो है 5वां स्थान है, उसमें हम बात करेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जो कि उज्जैन में स्थापित की गई है, विश्व की पहली जो है वैदिक घड़ी है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज वैदिक क्लॉक और कैसे इसका जो है हमारे भारतीय पंचांग के माध्यम से, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था वर्चुअली, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों आपके भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर है ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला जो है पटना में खोला गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन की क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा यानी कि हमारा एक्वेटिक एनिमल इसको माना गया है, 2009 में घोषित किया गया था। इस पर हम कुछ फैक्ट देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में किस जिले में खोला जा रहा है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों ग्लोबल इंडियाज एआई शिखर सम्मेलन हमारा 8वां टॉपिक रहेगा, और 9वां टॉपिक जो है वो होगा सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इस तरीके के प्रश्न जो है स्टैच्यू ऑफ जो है ये आपसे शांति का प्रतीक, शांति की मूर्ति, सामाजिक न्याय की मूर्ति, इसको सोशल जस्टिस बोलेंगे। इससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन सभी को पूछा जा चुका है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है, ये कहाँ पर स्थापित की गई है, क्या है, इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, उन फैक्ट्स पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ प्रश्न जो आते हैं और साथ ही इन प्रश्नों को, इन टॉपिक को हम कैसे 100% मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपके पास डेटा ढेर सारे होते हैं। आपके पास मार्केट में मैगजीन बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, डेली क्लासेस चलती हैं आपकी, ऑनलाइन आप लोग देखते होंगे, ऑफलाइन आपकी क्लासेस होंगी, प्रतिदिन आप नोट्स भी बनाते होंगे। लेकिन ये जो लास्ट में आपका ढेर सारा डेटा हो जाता है, जिसको रिकॉल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और अगर हम मल्टीपल टाइम उसको नहीं पढ़ें तो चीजें याद नहीं होती है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी इस क्लास में बताऊंगा, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लगभग इसको मान के चलिए कि 900 इंफॉर्मेशन आपको 900 से 1000 इंफॉर्मेशन इस टोटल क्लास में रहेंगी, और इन क्लास को कैसे मैं डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से, मतलब डेली रिवीजन के माध्यम से कैसे आपको एक नोट्स बनवा करके, एक शॉर्ट नोट्स बनवा करके कैसे आपको डेली रिकॉल करा सकता हूं। आप मल्टीपल टाइम नहीं 100 टाइम्स जो है उसको रिकॉल कर सकते हैं अपने घर बैठे, अपने बिना नोट्स देखे, बिना किसी चीज के। उसको हम एसोसिएशन मेथड से देखेंगे, और इन मेथड्स को आप अप्लाई करेंगे हर पार्ट में, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप जीएस के भी पार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, जिसको अगर आप 16 क्लास हमारी करते हैं तो उसमें मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करनी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है हमारा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यह प्रश्न है अभी हाल ही में जो आरओ की परीक्षा हुई है फरवरी में, जो कि मार्च में कैंसिल हो गई, पेपर आउट हो गया था उसकी वजह से। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी देखिए इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो, चाहे फैक्चुअल प्रश्न हो, उन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो जो है इसी तरीके की आपकी आयोग देता है। ये यूपी कमीशन का पेट पैटर्न है, ठीक है ना, यूपीपीएससी का पेट पैटर्न है, जिसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के, और जितने भी मैंने आपको 10 टॉपिक बताए हैं ना, जिसमें 10 टॉपिक में आपको नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, आपका साइंस टेक हो गया, आपका पर्सन इन न्यूज हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गया, आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो है बुक्स आदि हैं जो मिसलेनियस में हम रख देंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल भी एक पार्ट है, ठीक है ना, यूपी स्पेशल भी एक पार्ट है। आपको उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि यूपी स्पेशल से अब प्रश्न जो है ज्यादा बढ़ेंगे, जैसा कि संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो है कंप्लेन गई हैं कि अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट हैं
वो भी यहां पर जो है बहुत इजीली फाइट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चों ने रिकमेंड भी किया, कुछ कमेटी भी बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रश्न अब बढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में विशेष करके उत्तर प्रदेश के प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। जैसे कि ये प्रश्न है आपका, आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। अब यहां पर आपको करंट अफेयर्स 100% अगर रिकॉल हो जाता है तब तो ये आपके लिए दाएं बाएं का खेल है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो आप ताज महोत्सव को ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये कहां पर होता है, आगरा में होता है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये गलत जैसे ही होता है आपके पास जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन निकल जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आयुर्वेद महोत्सव 2023 जो है वो झांसी में आयोजित किया गया था, इस वजह से ये वाला पहला ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि आप जो है प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्यूरेसी आपको कंप्लीट पता हो कि झांसी में हुआ था, कब हुआ था, किसने इनॉग्रेट किया था और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं, आयुर्वेद महोत्सव में क्या क्या चीजें बात की गई, चूंकि उत्तर प्रदेश में हुई हैं तो इसके लिए आपको डिटेलिंग थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तो ये प्रश्न है फैक्ट्स आधारित, आपको प्रश्न दिख रहा है पूरा। दूसरा है, अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप जो है इस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा है जो इंटरनेशनल लेवल की अगर न्यूज देखें तो आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज से 1 या 2 प्रश्न प्रतिवर्ष रहते हैं, और इसको नोबेल प्राइज में आपके जितने 6 भाग हैं उनको जो है किन किन विभागों में दिया जाता है और कौन कौन पा रहा है। जैसे अभी जो है हांगकांग को मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज, उससे पहले जो है शांति का नोबेल प्राइज 2023 में ये किसको मिला था, नरगिस मोहम्मदी को मिला था। नरगिस मोहम्मदी को मिला था, और अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को आप याद रखेंगे। जैसे नरगिस मोहम्मदी का नाम आते ही इनको शांति का मिला था। क्यों मिला था, तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी। ईरान में महिलाओं की जो आईएसआईएस द्वारा अत्याचार और अन्य जो अत्याचार है महिलाओं के खिलाफ, जितने भी अत्याचार हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर, उनके खिलाफ ये लगातार लड़ती रही हैं और उनके आधार पर इनको मिला है। तो ये दोनों ही कथन कारण आपको सही होने चाहिए। तो ये इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं आसानी से। इस तरीके के प्रश्नों को पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर हम कुछ टॉपिक बताएंगे, उन टॉपिक को जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को दिखाने का उद्देश्य है कि आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो है किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब जैसे उस समय आपने देखा था गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर काफी चर्चा में था। आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को भी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अब इन टॉपिक को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको कॉन्सेप्ट में भी देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर हम बात करें तो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और इसमें से आपको बताना है, यानी कि आपको एक्यूरेट डेट भी याद रहनी चाहिए। तो आप जो है डेट के आधार पर फैक्ट याद करेंगे। किस देश ने कौन सा मिशन लॉन्च किया उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि रोस्कोस्मॉस ने के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना है, यानी कि हम जो है जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वैसे ही लूना 25 जो है यह रोस्कोस्मॉस जो है वो किसकी है एजेंसी, रशिया की है। और इसका जो है सुनिश्चित करना है क्या है कि चंद्रमा के जो सतह पर हम लैंडिंग कैसे कराते हैं, यानी कि रसिया कैसे कराता है उसके बारे में बात करना है। अब ये रूस और चीन मिलकर के अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते के खिलाफ ये ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि पहला ही आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न और हैं उनको हम देख लेते हैं। ये सारे प्रश्नों की प्रकृति रही। इन प्रश्नों के साथ साथ हम अब बात करेंगे कि मैं आपको कैसे ये चीजें याद कराऊंगा। तो ये आपके नई कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें 1-2 बड़ी न्यूज मैंने ले ली है, जिसमें जैसे कि आज आप देख रहे होंगे एक देश एक चुनाव को लेकर के काफी बातें चल रही हैं, और इसी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें भी काफी बातें उठी थी कि शायद इसी बार कराया जाए, लेकिन उसके लिए कई सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं। उन समस्याओं का भी यहां पर हम जिक्र करेंगे। साथ ही देखेंगे जैसे ही कोई टॉपिक आए तो उसके बारे में कब क्या क्यों कैसे वाला
फॉर्मूला अपना सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम इसको 100% रिकॉल कर सकते हैं। अब एक देश एक चुनाव जब भी होगा तो एक देश यानी कि एक देश भारत में जो चुनाव होते हैं वो कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। तो जैसे नेशनल लेवल पे चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारे राज्यसभा के भी चुनाव होते हैं। राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। हमारे जो अभी आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल पर होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे यानी कि सेंट्रल लेवल पे कुछ चुनाव हो गए, फिर हम आते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट असेंबलीज हैं उनके चुनाव होते हैं, और लोकल जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है यानी कि हमारी पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज, उनके भी चुनाव होते हैं। अभी आपको मैं एक आधिकारिक डेटा बता दूं कि 2019 से लेकर के 2024 तक भारत में किसी न किसी राज्य में 60 महीने आचार संहिता लगी रही। आचार संहिता आपको पता ही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, उसको लागू होने से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रोक दिए जाते हैं, या तो पूरे भारत में या किसी न किसी राज्य में पूरे 60 माह जो है यह कोड ऑफ कंडक्ट लगे रहे। यानी कि ये एक बहुत बड़ा, लगभग 5 साल, आप 5 साल आप लगे रहे भारत के किसी न किसी कोने में आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखा, और उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिस पर जो है बैन लगा दिया जाता है। बहुत सारे जैसे सरकारी क्रियाकलाप, जो भी सरकारी तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से एक इलेक्शन कमीशन की मशीनरी की तरह काम करना होता है, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। तो ये समस्या है। तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या हमें उसमें, अगर हम एक साथ चुनाव करना चाहें तो क्या क्या हमें बदलाव करने पड़ेंगे संविधान में, और वो किस तरीके से बदलाव होंगे, कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, कौन कौन से संशोधन होंगे, इन सभी पर डिटेल बातचीत हम यहां पर करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ फैक्ट इसके देख लेते हैं, उन फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे कि कांग्रेस सरकार जो थी, यानी कि हम जब आजाद हुए 1952 में पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ही एक बड़ी पार्टी थी, वो छोटी छोटी पार्टियां कुछ थी जो लड़ रही थी, लेकिन एक साथ चुनाव वहां पॉसिबल था। उसके बारे में हम बात करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य क्या है, अलग अलग और निरंतर चुनाव की बजाय राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव पर विचार करने से है। साथ ही साथ इसमें लोकल बॉडीज भी शामिल होती हैं। भारत में 1967 तक यानी कि 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे, क्योंकि कांग्रेस ही सत्ता में थी और राज्य में भी रहती थी और केंद्र में भी रहती थी। एक राष्ट्र एक चुनाव का चलन था 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराया गया। हालांकि 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया, और इसके अलावा 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग करना पड़ा, जिससे 71 में चुनाव हुए। यानी कि पहले ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जो है, चूंकि उस समय इतने ज्यादा हमारे पास संसाधन नहीं थे, इतने जो है हमारे पास वोट भी नहीं थे, हमारी जो जनसंख्या दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या में आ चुकी है, तो अब हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में हम जो अपना डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट दिखाते हैं वह इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के जो मॉड्यूल हैं उनके आधार पर दिखाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं कि भाई 1967 से पहले जो है हमारे यहाँ एक साथ चुनाव ही होते थे, राज्यसभा और चूंकि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतें थी नहीं, इसलिए उसकी समस्या ही नहीं आई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद पैनल, यानी कि रामनाथ कोविंद हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जो है अध्यक्षता में एक समिति 2 दिसंबर 2023 को गठित की गई, और उसके लिए एक समिति द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। उन सब देखेंगे, उसमें कुछ सदस्य थे। अब देखिए, सदस्यों के नाम उतने आवश्यक नहीं है लेकिन अध्यक्ष के नाम आप याद रखेंगे। अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। इनके सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह थे, राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता जो है गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव जो है सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी। तो ये शायद ही पूछा जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल में हमको याद नहीं रही, हालांकि एक बार हम पढ़ लेंगे तो ऑप्शन आएगा तो हम कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद पैनल की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें हैं। अपनी सिफारिशों में प्रभावी बनाने के लिए समिति ने भारत के संविधान में
संशोधनों का सुझाव दिया। नए प्रावधानों को मौजूदा प्रावधानों में बदलाव के रूप में, जिसे 2 संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लगभग 14-15 संशोधन किए जाएंगे, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। अब यहां से हमारा मेन डेटा, मेन फैक्ट जो है याद करने का आता है। अब ये पहला संविधान संशोधन जो होगा वह एक साथ चुनाव प्रणाली में बदलाव और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए एक निर्धारित 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होगा। विधेयक का पारित होना विधेयक के राज्य सरकारों के परामर्श या राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। पहला जो होगा उसमें केवल केंद्र सरकार यानी कि हमारा पार्लियामेंट जो है वह जो है अपने दोनों ही सदनों में इसको पारित करेगी, और ये विधेयक जो होगा राज्यों की सहमति जो है वह आवश्यक नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं बहुमत के कई प्रकार होते हैं, सामान्य बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है, उस पर हम लोग 2/3 के कंपल्सन होता है, उपस्थित और मतदान का कंपल्सन होता है, और आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति होती है उसके आधार पर होता है। तो अभी एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, 82A शामिल किया जाना है, जिसमें अनुच्छेद 82A में वह प्रक्रिया स्थापित करेगा जिसके द्वारा देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव प्रणाली होगी। साथ ही अनुच्छेद 327, अब देखिए जो हम देखते हैं कि भाग 15 जो है जो निर्वाचन से संबंधित है उसमें 324 से आर्टिकल शुरू होते हैं, तो 327 जो है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कानूनों को बनाने की शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अभी देखिए परिसीमन भी एक बड़ा मुद्दा है, और नया परिसीमन शायद 26 तक कंपल्सन है ना, जो हम सेंसस पढ़ते हैं 2011 का सेंसस जो है अभी लागू है। 2026 में ये टोटल जो है हमारी जितनी भी परिसीमन है या अन्य जो लास्ट लिमिट दी गई है, आप पढ़ते होंगे जब भी, तो 2026 तक मैक्सिमम जो है हमें नया परिसीमन देना होगा, जिसमें कि नए विधानसभाएं, नए जो है विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र बनने के पूरे आसार रहेंगे। तो एक साथ चुनाव पर इन्होंने कुछ संस्तुतियां दी हैं, जिसके अलावा एक तो ये संविधान संशोधन होगा, हालांकि संशोधन कई पार्ट में कई जगह होगा। अब मैं यहां पर शॉर्ट में जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वही बता रहा हूं। तो 2 विशेष जो है जो संविधान संशोधन होंगे, पहला हो गया जिसमें राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होगी। दूसरा, यह विधेयक नगर पालिका और पंचायत चुनाव से संबंधित है, ठीक है ना, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसका शीर्षक है स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट, जैसे ही हम राज्य सूची के किसी भी विषय में बदलाव करते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से, उस विषय पर आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हो जाता है। इसलिए दूसरा जो संविधान संशोधन होगा उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। क्लियर है। अब एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा विधेयक में, 324A और 325(2), ठीक है ना, 325(3), ठीक है ना, ये सभी जुड़ेंगे। तो ये हो गया आपकी पहली इंफॉर्मेशन, एक देश एक चुनाव। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो आपने देखा कि ये बड़ा बहुत ज्यादा कंटेंट है। अब इस कंटेंट में हमें कुछ 5 इंफॉर्मेशन ही याद रखनी है। पहला, एक देश एक चुनाव होगा, तो एक साथ चुनाव जो है कब, कहां, कौन कौन होगा, यानी कि केंद्र स्तर पे जो चुनाव होते हैं, यानी कि जनरल इलेक्शन एक साथ होगा। साथ ही जो है राज्यों की जो विधानसभाएं उनमें इलेक्शन, और यूटीज भी आ जाती हैं जिसमें विधानसभाएं हैं, विशेषकर जो है आप दिल्ली और पुदुचेरी, और अभी जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तीसरा जो है आपको याद रखना होगा, दूसरा फैक्ट क्या याद रखना होगा कि ये कब तक जो है एक देश में एक साथ चुनाव होते थे, और 2 संविधान संशोधन किए जाएंगे। एक में विशेष दोनों बहुमत होंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति नहीं आवश्यक है पहले में, और दूसरे में आवश्यक है। 82A जोड़ा जाएगा और 327A-B-C जो है, जो भी 1, 2, 3 है वो जोड़ा जाएगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये बस इतने ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक आएगा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया, अभी देखिए 325 में भी कुछ संशोधन होंगे, 325 2 3, ये मैंने बताया था कि आपको जोड़ना पड़ेगा, नया ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अलग से पढ़ेंगे। इस पर निबंध भी पूछा जा सकता है। आपके यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें निबंध का जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, और वन नेशन वन इलेक्शन जो है पिछले 3-4 साल से इंपॉर्टेंट है, इस बार अवश्य पूछा जा सकता है। चलिए यहां पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। अब ये देखिए, एक तो बड़ी इंफॉर्मेशन हमने देख ली, आपके पास बहुत सारा डेटा है, फिर उसमें ढेर सारा मतलब पैरा है, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ज्यादातर यूपी पीसीएस जो है ना आपको 3 से 4 लाइन के जो है ना चीजें, नोट्स आपको बनाने होते हैं। उसमें भी आप सिर्फ 5 बिंदु रखेंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथ में, तब आपके लिए वहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी है उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए डिजिटल मीडिया का जैसे ही नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो है एक्स, इस तरीके के प्लेटफॉर्म आते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए एक मीडिया पॉलिसी बनाई गई है अगस्त 2024 में। तो इसको हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक मीडिया क्या है, डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, और इसके तहत जो है कितने साल की सजा का प्रावधान या जुर्माने का प्रावधान है, बस वो याद रख लेना है। तो नीति में आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास, यानी कि कोई भी सजा हो सकती है 3 साल से लेकर के और आजीवन, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का यहां पर प्रावधान किया गया है, और सजा सहित कानूनी उपायों की रूपरेखा दी गई है। अपडेट की गई नीति के अनुसार राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने, यानी कि जो भी हमारी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अगर तो राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके कठोर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें 3 साल की सजा से लेकर के आप देखेंगे कि 3 साल की सजा से लेकर के आजीवन कारावास का है। ऐतिहासिक रूप से इसी तरह की कार्रवाइयों की सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, जो गोपनीयता और साइबर आतंकवाद के उल्लंघन से संबंधित है। यानी कि उत्तर प्रदेश की आज देख रहे हैं, आज आपके समाज में कितनी समस्याएं चल रही हैं, खास करके अभी देखा बहराइच में दंगे हुए जिसमें इंटरनेट को बंद कर दिया गया, वहां पर कई घरों और दुकानों को जला दिया गया। इस तरीके की समस्याएं देश में लगातार आती रही हैं, और वो जो है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया देखा गया है। तो सोशल मीडिया के आधार पर हम चीजों को कैसे देखते हैं, अगर उस पर कोई व्यक्ति जो है एंटी नेशनल चीजें पोस्ट करता है तो उस पर यह कार्रवाई की जा सकती है। 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दूसरा न्यूज हमारा है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। तीसरा जो है हमारा न्यूज है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा 2024 के विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है ना। अब ये सब प्रश्न जो है आपको तुरंत याद हो जाने चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। टॉप के जो हमारे भारत का स्थान जो है वो 5वां है, यानी कि ऊपर के 4 जो है आपको याद होने चाहिए। तो UCGJ आपको याद रखना है। USA चाइना हमको हमेशा याद रहेगा, और जर्मनी और जापान जो है बस हमें याद रखना है। कितना मैक्सिमम है, $85.37 ट्रिलियन है ये। ठीक है ना, ट्रिलियन डॉलर है, ये सारे ट्रिलियन है, ये GDP कैपिटल है ये। यहां पर जो है चेंजेस दिखाए गए, उससे हमें बहुत मतलब नहीं है। हमारा 6ठे नंबर पर कौन है, बस ये हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो टारगेट था अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 3.94 लगभग 4 ट्रिलियन US डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, और जो है ये बस आपको याद रखना है कि इससे ऊपर कितने हैं, और लास्ट जो है UK जो है वो हमारा 6ठे पर है। यानी कि फोर्ब्स की जो सूची आई है उसमें हमारे 5 देश जो है, 5वां स्थान भारत का है, उस पर जो है 4 जो है जो GDP के मामले में अगर हम बात करें अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग दी गई है, विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग, वो भी GDP के आधार पर। देखिए 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का 3रा स्थान है, बस ये याद रख लेना आपको, और यहां पर जो है हमारा 5वां स्थान है। अभी इसको हम लोग एक बार रिकॉल भी करेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो क्या है, यानी कि भारत की केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिला नागरिकों को ड्रोन सेवाएं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है आपने सुने होंगे,
उनको जो है ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए नमो दीदी या लखपति दीदी योजना शुरू की है। नमो ड्रोन दीदी या लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत केंद्र सरकार जो है 1261 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार के अनुसार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 15,000 महिलाएं नागरिक जो है इस योजना का लाभ उठाएंगी। बस इसमें याद रखना है कि ये ड्रोन दीदी कब से कब तक लागू है, यानी कि 23-24 से लेकर 25-26 की अवधि तक कुल 15,000 महिलाओं को ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको ड्रोन पता ही है क्या होता है। ड्रोन जो है जो कि हवा में उड़ने वाला एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, जिससे हम कैमरा लगा के निगरानी कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज में ये आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी 29 नवंबर 2023 को प्रदान की थी और प्रधानमंत्री द्वारा 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया था। तो ये डेट जो है नवंबर 2023 जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। नमो ड्रोन दीदी योजना, यानी कि हमारा चौथे नंबर पर जो न्यूज है वो नमो ड्रोन दीदी योजना थी। पांचवां विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो कि उज्जैन में लगाई गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भारतीय पंचांग पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक है ना, ये वर्चुअली उद्घाटन है। बस इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। कितनी ऊंचाई पर है, जो उज्जैन के जंतर मंतर में 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाया गया है और भारतीय पंचांग गणना पर यह आधारित है। बस ये तीन चीजें 29 फरवरी 2024 को हुआ। कहां पर? उज्जैन मध्य प्रदेश जंतर मंतर पर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाया गया और इसकी जो है पूरी जो गणना है वो पंचांग पर होगी। उसमें जीएमटी और आईएसटी दोनों समय भी साथ ही साथ वो देगा। तो इसको बस इतने ही फैक्ट आपको 5 नंबर पर। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां पर है? उज्जैन में है। साथ ही दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन क्या होता है? एक जलीय जीव है जो कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश तीन देशों की जो है खारा जल नहीं, जो कि सादा जल होता है, यानी कि नदियों के जल में पाया जाता है और ये पाई जाती है और ये भारत की जो है एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि जलीय जीव जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव का इसको दर्जा 2009 में दिया गया था। अब ये जो है भारत में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ में भी अपेंडिक्स 1 में और जो हम साइट्स देखते हैं एनेक्सर 1 में आता है और इंडेंजर्ड में जो हम देखते हैं IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। बिहार के पटना में गंगा नदी के पास जो है NDRC का उद्देश्य जो है इस क्या है, इनके विभिन्न जो हमारे पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, इसलिए ये बहुत ज्यादा। अब देखिए प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं, भारत में पहला, विश्व में पहला, जो पहली बार कोई घटना घटित हो रही है, पहली बार जो है कोई महिला किसी पद पर किसी अन्य कोई ऐसा कार्य कर रही है, तो ये जरूर पूछा जाता है। पहली बार कोई क्रिकेट, स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में पहली बार जो चीजें होती हैं उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश आयोग देता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कहा पटना में शुरू किया गया है, गंगा नदी के पास है। गंगा नदी ये 1801 में खोजी गई थी डॉल्फिन, जो ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगो नदी प्रणालियों में पाई जाती है। गंगा नदी बेसिन हाल ही में अध्ययनों से पता चला है कि घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल और रूपनारायण और यमुना जैसी मुख्य धारा और सहायक नदियों में उसकी उपस्थिति है, यानी कि यह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में जो जहां से भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, हमारी सिंधु नदी जाती हैं, इन तीनों नदियों में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छठे नंबर पर हो गया दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। कहां पर खोला गया? पटना में खोला गया। सातवां जो हमारा न्यूज है, लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं। दोस्तों अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जम्मू जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा जो है जीता गया, सीटें जीती गई। लेकिन उधर की कश्मीर की अगर आप बात करें, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है, वहां पर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पर आप देखते हैं कि बीजेपी को सीटें नहीं मिली। वहां पर जब हम लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये जो है अक्साई चीन आ जाता है आपका, ये है पूरा लद्दाख आपका, ये है जम्मू कश्मीर, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है ना। इसके आधार पर जो ये लद्दाख है ना, तो इसमें पहले 2 जिले हुए करते थे। उन 2 जिलों के अलावा 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं, जिसमें द्रास, नुब्रा, शाम, जास्कर और आपका जो 5वां है चांगथांग। ये 5 जिले नए जोड़े जा रहे हैं।
अब ये क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या तो बहुत कम है, आपको पता है कि सबसे कम जनसंख्या क्षेत्र वाला जो है ये एरिया है, और यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स ज़्यादा हैं, यानी कि बर्फ जो है बहुत ज़्यादा। सोनम वांगचुक के बारे में अभी आपने सुना होगा कि कितनी ऊंचाई पर वो जो है अनशन आदि कर रहे थे। तो लद्दाख जो है यह क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। अब इन 2 जिलों के अलावा 5 नए और जिले जोड़े गए हैं। यह जो है लोगों को जो बेनिफिशियरीज देने हैं, यानी कि जो सुविधाएं देनी है, खास करके जो है सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं के लाभ के लिए इनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, 5 जिले हैं। अब इसकी आप एक फार्मूला JD क्या है, जास्कर, द्रास, श्याम, JDSNC, इस तरीके से एक सीक्वेंस बना सकते हैं। अभी हम टोटल याद कैसे करेंगे उसको भी डिटेल में बात करते हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा है जो है 8वां, बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश। ये 8वां है आपका बायोप्लास्टिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए लखीमपुर खीरी के जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क जो है विकसित किया। पार्क लखीमपुर खीरी जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में है। तो आपको सिर्फ कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी, बायोप्लास्टिक पार्क इतना याद रखना है। बाकी चीजें जो है वो आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार जब पढ़ते हैं तो डिटेलिंग कर लेते हैं। इस परियोजना में 1000 हेक्टेयर में यह फैला है, 2000 करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान है। बलरामपुर शुगर मिल्स फर्म्स इस पार्क का निर्माण करेगी, और जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा जो है ये नोडल एजेंसी होगी जिसको डेवलप करेगी। तो ये 2-3 चीजें आपको बस याद रखनी है। बाकी ये क्या करता है, बायोप्लास्टिक क्या होता है? बायोप्लास्टिक आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे खाने या जो पौधे उगाए जाते हैं, खास करके जो है मेज, मकई जिसको बोलते हैं, बाजरा, यहाँ पर चुकंदर, सूरजमुखी जैसी प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं, वे जल्दी से जल्द विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। आप देखते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, और उस प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उस प्लास्टिक जो होती है डिग्रेडेबल नहीं होती है। बायोप्लास्टिक जो होता है वो डिग्रेडेबल होगा, जिसमें कुछ फसलों का उपयोग करके, कुछ फसलों के पौधों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उससे बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कुंभी गांव में। तो ये बस आपको याद रखना है। और लास्ट हमारी जो न्यूज है, ग्लोबल इंडियाज AI शिखर सम्मेलन। ग्लोबल इंडियाज AI शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारे न्यूज लगातार आते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी जितने भी हैं, आप रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटर है, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लगातार हमारे साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सम्मेलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें 3 चीजें याद रखनी है। AI के लिए जिम्मेदार विकास परियोजन, यानी कि डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। विकास परियोजन का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट, और अपनाने, एडॉप्शन को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को जारी करने की 3 और 4 जुलाई को कहां पर हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल इंडियाज AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव, हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, दूरसंचार मंत्री, इनको याद रखना है। अब इसमें कुछ पिलर दिए गए हैं, मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, प्रारंभिक परीक्षा में उससे प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। जिसमें कंप्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटाबेस, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप, वित्त पोषण, सुरक्षित और विश्वसनीय AI शामिल हैं। ये इसके हैं। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे? एक ग्रुप है GPAI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी। इसके सदस्य देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ग्लोबल इंडियाज AI शिखर सम्मेलन ने विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों आदि के विशेषज्ञों के मौजूदगी में प्रमुख मुद्दों पर क्या क्या डिस्कशन किया, और इसमें आगे क्या किया जा सकता है, इसमें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन साझा किया। AI आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यह सम्मेलन था, और यह जुलाई 2024 में हुआ। कहां पर हुआ? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ ये। और लास्ट न्यूज जो है दोस्तों हमारी है, वह सामाजिक न्याय की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती के अंबेडकर स्मृति वनम में
डॉक्टर बी आर अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की, ठीक है ना। अभी ये जो है इसको हम देख चुके हैं, तो चलिए, तो ये प्रतिमा जो है स्थापित की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, जिसको स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस बोलेंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी आपने सुना है, और शांति का प्रतीक है। आप देखेंगे शंकराचार्य जी की मूर्ति का अलग नाम दिया गया है, वैसे ही आप देखेंगे वल्लभाचार्य हैं, उनकी मूर्ति का नाम दिया गया है। आपके जो वैष्णव वेदांती हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका जो है उनका भी आपको दिया गया है, उनका भी नाम दिया गया है किसी मूर्ति बना करके। तो इस तरीके के प्रश्न जो है लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ जी पटेल जी की है, वह कहां पर बनाई गई, वहां से प्रश्न पूछा गया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती अंबेडकर स्मृति वनम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की। अब ये जो है प्रश्न तो पूछा गया, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 125 फीट की है, लेकिन इसका बेस जोड़ेंगे तो यह 206 फीट की हो जाएगी, 63 मीटर टोटल हो जाएगी, 38 मीटर है वैसे बेस जो है इसका, अगर जोड़ेंगे हम 206 फीट है। विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है हैदराबाद में स्थित है, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। बस कहां पर स्थापित है ये। अब इन इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए हमें जो है रिकॉल सिस्टम हमारा थोड़ा कमजोर होता है, हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास एक एसोसिएशन मेथड है, जिसके माध्यम से इन सभी इंफॉर्मेशन को हम कुछ ही चुटकियों में क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और इस माध्यम से दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं गारंटीड बता रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट हैं जो 90% एक्यूरेसी, जितने प्रश्न आते हैं अगर पढ़े हुए आ गए तो 100% आपके सही होंगे। देखिए आपको सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है कि इन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, याद करना बहुत ही टफ होता है। मैं फिंगर टिप पे आपको लगभग 1000 इंफॉर्मेशन याद करा दूंगा, कहीं भी कोई प्रश्न, डेटा, फैक्ट कुछ भी आपको नहीं भूलेगा। और ये मेरी क्लास की खासियत रहती है कि आपको डेटा को प्रोसेस करके रिमाइंड कराना, रिकॉल कराना। मैं आपको क्लास में बता रहा हूं कि आप हर एक टॉपिक्स को 100 बार रिकॉल कर लेंगे मेरे साथ। अगर आपकी 16 दिन क्लास होगी तो मैं आपको 10 बार घर पे रिकॉल करने का तरीका बता दूंगा, आप क्लास में कम से कम 5-7 बार रिकॉल करोगे, और एग्जाम आते आते 100 बार रिकॉलिंग आपकी हो जाएगी। कम से कम 20-25 बार तो मैं ही करा दूंगा। और रिकॉल देखना नहीं है, मैं आपको कुछ तरीका बताऊं। जैसे हमारे पास एक इमेज सिस्टम है, हर नंबर्स के लिए हमने इमेज डिसाइड किए हैं। उन इमेज के आधार पर, जैसे हमारा 1 है वह पेन है, 2 है वो स्वैन है। अब ये क्यों है, इसके बारे में, इसका क्या है, इमेज जो है जैसी बनती है, ये पेन की तरह इमेज है तो 1 को हम पेन मानेंगे, 2 को स्वैन मानेंगे क्योंकि ये डक की या स्वैन की तरह इमेज बनती है, 3 को गांधी जी का चश्मा मानेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। और ये क्यों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, अगर आप क्लास करेंगे तो 100%। हम 9 तक कर लेते हैं इसमें। 4 को हम बोट मानेंगे क्योंकि ये इस तरीके से पाल वाली नाव हम इसको बना सकते हैं, बोट। 5 पर जो है हम इसको क्या मानेंगे, हुक मानेंगे। क्या मानेंगे, हुक। चलिए 5 को ही हम ले लेते हैं। अब इसी तरीके से मेरे पास 2000 इमेज, और उन 2000 इमेज का यूज करके आपको लगेगा कि अच्छा ये 2000 इमेज हमसे याद कैसे होंगी, बहुत आसानी से याद होंगी। अभी तक 20 तक हम तो इमेज बनाएंगे, उसके बाद हम एक फोनेटिक सिस्टम आप लोगों को सिखाएंगे। उन फोनेटिक सिस्टम के माध्यम से अब करंट अफेयर्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट आपको मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। मेमोराइज करने के साथ साथ जो है रिकॉलिंग के लिए हम टाइम बुक बताते हैं। अब ये टाइम बुक क्या है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम बुक को कैसे यूज करना है, यानी कि अपने समय को कैसे यूज करना है, और एक डायरी के माध्यम से हम डेली का करंट अफेयर्स कैसे रिकॉल कर सकते हैं प्रतिदिन, और उसको हर दिन, हर महीने का, पूरे साल का, सब कुछ आपकी जो मेमोरी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस टाइम बुक के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 5 इंफॉर्मेशन है, और इन हम 5 इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं किससे, जो हमने योजनाएं यहां पर देखी थी। तो हमने देखा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको हम पेन बना लेंगे, ठीक है ना। पेन के माध्यम से हमें याद करना है, पेन के माध्यम से। पेन यानी कि पूरे देश में एक प्रकार की पेन से ही वोटिंग होगी,
और वो वोटिंग कहाँ होगी? केंद्र में, यानी कि जनरल इलेक्शन में, राज्य की विधानसभाओं में, और तीसरा जो होगी वो आपके लोकल जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनमें। इन तीनों में एक साथ अभी माना जा रहा है कि 4 महीने, 3 से 4 महीने का एक पूरा जो है 5 साल पर एक बनेगा, और उसमें 2 प्रकार के संविधान संशोधन करने हैं। 1967 से हमारे भारत में 52, उसमें 5-5 जोड़ते जाइए, 67 तक जो है हमारे यहाँ एक देश एक चुनाव ही होता था। अब चूंकि बाद में विधानसभाएं भंग हुई, 1970 में आप देखते हैं कि लोकसभा भी भंग हुई, तो ये सारी इमेज जो है आप क्या करेंगे? पेन से एक कहानी बनाएंगे, ठीक है ना। 1967 तक लोग पेन से ही वोट देते थे। वोट देते थे क्या मतलब था? कि अपना नाम लिखते थे, पहले साइन नहीं होता था, वैसे आप मान लीजिए, या ठप्पा मारते थे, पेन के पीछे ठप्पा लगा था वो मारते थे। तो हमें जो है रिकॉलिंग सिस्टम में आपको याद आ जाएगा कि पहले नंबर पे हमारा क्या है? एक देश एक चुनाव है, और एक देश एक चुनाव में हम कैसे जो है चीजों को रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है हम देखेंगे, ये हो गया आपका है ये, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको जोड़नी है वो पेन से जोड़ेंगे। यानी कि संविधान संशोधन होगा तो संशोधन कैसे होता है? पेन से हस्ताक्षर होगा ना, लोकसभा, राज्यसभा, और उसमें आधे से अधिक राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी, 82A जोड़ना पड़ेगा। उसको हम लोग क्लास में डिटेल में डेली, अगर आप 10 बार भी रिकॉल करोगे ना तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। 324, 325, 327, किसमें संशोधन करने, ये सारी चीजें जो है आप इसको स्टोरी बना करके याद कर सकते हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। अब डिजिटल मीडिया क्या होती है? इसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पर जो है अगर कोई एंटी नेशनल बातें करेगा तो उसको 3 साल से लेकर के कितने की सजा होगी? उसको सरकार जो है ना 3 जेल में भर के क्या बना देगी? बत्तख बना देगी, या बत्तख बना के जेल में डाल देगी। इस तरीके से हम कॉमिक वे में भी चीजों को याद कर सकते हैं। यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? नेशनल डिजिटल, मतलब उत्तर प्रदेश की जो है आपकी डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, फोर्ब्स द्वारा जो है। तीसरा है हमारे पास जो है एक चश्मा है, तो सबसे ज्यादा चश्मा किसके पास है? यानी कि हमारे यूएसए के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, उसके बाद हमारा जर्मनी के पास है, उसके बाद जापान के पास है। भारत के पास जो है सिर्फ 5 ही चश्मे हैं। अब उस 5वां स्थान है, यानी कि चश्मे से हम 5 काउंट कर लेंगे, कहानी बना लेंगे, बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम क्या करेंगे? पूरे करंट अफेयर्स को हर इमेज से एक अलग इंफॉर्मेशन जोड़ते हुए स्टोरी मेकिंग करेंगे। अभी मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं यहां पर, क्लास में मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपको एक भी बच्चे को एक भी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं जानी है। तो इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 4 पर देखा, नमो ड्रोन दीदी योजना है। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है कब से? 23, 24, 25, 26 में 15,000 महिलाओं को ट्रेन करना है। 15,000 महिलाओं को ट्रेन करने के लिए आप जो है सरकार जो है 2 साल में पैसे खर्च कर रही है, और वो केंद्र सरकार की योजना है, लखपति दीदी योजना के नाम से भी बोला जाता है। 2024 में, अगस्त 2024 में इसे शायद शुरू किया गया है। ये इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे? 4 नंबर पर। अब ये जो बोट आएंगे, 15,000 बोट आएंगे, उस पर ड्रोन रखा होगा, ड्रोन जो है दीदी लोगों को चलाएंगी, तो उस तरीके से क्या करेंगे? हम इसको 4 नंबर इमेज से याद कर लेंगे। 5वें पर हमारा जैसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, 5 यानी कि हुक है। अब हमें जो है पता है कि उज्जैन में जंतर मंतर पर जो है 85 फीट ऊपर जो है एक हुक लगाया गया है, उसी में टांग दिया गया है। किसको? वैदिक घड़ी को। एमपी में है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन हमेशा याद रहेगी। यानी हुक पे टांगा गया है, यानी कि 85 मीटर ऊपर टावर पर टांग दिया गया है। किसको? वैदिक घड़ी को। और छठे की हम बात करें, जैसे हमारा है हॉकी। छठा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। यानी कि हम देखते हैं कि आप जो है एक इमेजिनेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कहानी बनाऊं कि 2009 में हॉकी खेल रहे थे कुछ लोग, तो हॉकी जाकर के चोट लग गई किसी डॉल्फिन को। डॉल्फिन जो है वो, इसलिए भारत सरकार ने उसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर दिया। अब ये एनिमल सेंटर खोला गया, रिसर्च सेंटर, जलीय जीव घोषित कर दिया। और ये रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? ये जो है आपके पटना में खुला है, और ये भारत का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ ये डॉल्फिन पाए जाते हैं? नदी वाले डॉल्फिन है ये, और ये उत्तर प्रदेश भारत, नेपाल और बांग्लादेश 3 देशों में पाए जाते हैं। उसमें आप देखते हैं कि सिंधु नदी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र, मेघना और आपकी जो गंगा नदी, जो ये श्रेणियाँ हैं, श्रेणियाँ नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, नदी जल क्षेत्र हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो उनकी जितनी सहायक नदियां उनमें पाई जाएंगी। वैसे ही 7 नंबर पे हमारा क्या है? बायोप्लास्टिक पार्क है।
बायोप्लास्टिक हमने देखा था कि अब उसको हम हमारे इमेज जो है वो हो जाता है वाटरफॉल से हम क्या करेंगे, ढेर सारे वाटरफॉल की तरह जो है हम चुकंदर, मेज आदि ले जाएंगे। उस कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है, कुंभी गांव में है, तो कुंभी में ले जा करके हम डालेंगे और उससे जो है हम क्या बनाएंगे, बायोप्लास्टिक बनाएंगे। तो इस 7 नंबर पर है। 8 नंबर पर जैसे है ग्लोबल इंडियाज एआई शिखर सम्मेलन, ये डमरू से हमारा एआई होता है, तो एआई भी हम दिखेंगे तो डमरू शेप का बन जाएगा। 8 नंबर की इमेज होती है हमारी डमरू, और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं चीजों को। यानी कि एआई है कहाँ हुए, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है, बस इतना याद रखना है। जुलाई में 3 से 4 जुलाई को हुआ है, इतना याद रखना है। डमरू बजा करके इसका शुभारंभ किया गया एआई का। और लास्ट पे बलून है हमारा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है कहां पर खोली गई, कहां पर, तो आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में खोली गई है, जिसमें जो है आपने देखा था अमरावती में वनम करके उनका बी.आर. अम्बेडकर वनम क्षेत्र था, उन क्षेत्र में खोली गई। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसकी जो है 206 मीटर टोटल ऊंचाई है बेस को लेकर के, नहीं तो इसकी 175 है मेरे ख्याल से, 175 जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको बस याद रखना है। अगर कुछ चीजें भूल रही हैं तो उसको आप 1-2 बार देख लेंगे ना, तो चीजें रिकॉल हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। 125 है और टोटल 206 है, तो ये हो गया। अब इसको रिकॉल कैसे करें, तो हम जो है इमेज बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, और रिकॉल सिस्टम अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो इसको हम सिर्फ नंबर से ही रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी सुनाऊं तो पहले नंबर पर जो है वो आपका एक देश एक चुनाव है, उसमें क्या क्या प्रावधान है आपको मैंने बताया था। दूसरे नंबर पर जो है हमने अब डक याद करना है, तो ये क्या होगा, किसी को जेल में डालना है, कारावास बत्तख बना दिया, तो ये उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, जिसमें 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास है अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी नेशनल कोई भी कंटेंट आप डालते हैं। दूसरा है, तीसरा हो गया आपका, हमने देखा था 10 अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उसमें भारत का 5वां स्थान है। ऊपर जो है यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप डेटा को स्टोरी वाइज बना करके बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और चौथे पे हमने देखा था बोट है, बोट में ड्रोन दीदी, ढेर सारे ड्रोन आए हैं, 15,000 ड्रोन दीदी बनाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना है, लखपति दीदी योजना है, इसके माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5वें पर वैदिक घड़ी है, उज्जैन में है, ऐसे खोली जाएगी, 85 फीट ऊंचे टावर पर है, ये आपको याद रखना है। और छठे पर हमने देखा था कि हॉकी से डॉल्फिन से जो है पटना में एक केंद्र खोला गया, रिसर्च सेंटर खोला गया है, और ये 3 देशों में पाई जाती है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। वैसे ही आपका 7वां जो है हमने देखा था कुंभी, जो कि लखीमपुर खीरी में एक क्षेत्र है, गांव है, और वहां पर जो है लगभग 1000 हेक्टेयर में 2000 करोड़ रुपए लगा करके एक क्या किया गया है, बायोप्लास्टिक पार्क बनाया गया है। और 8वें पर आपने देखा है एआई, जो कि भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन हुआ था वो। और 9 पर जो है हमने देखा था कि स्टोरी हमने नहीं बनाई थी, तो हम बना सकते हैं कि जो 125 फीट ऊंची जो है मूर्ति बनाई थी हमने, किस में, आपके अमरावती में। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। 125 बेस को जोड़ेंगे तो 206, तो ये टोटल 9 न्यूज हैं। इस तरीके से मैं एक दिन में आपको जो है 3 घंटे में लगभग 70 से 80 इंफॉर्मेशन इमेज के माध्यम से रिकॉल करवा सकता हूं दोस्तों। तो ये क्लास जो है आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा तरीका, देखिए थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा ऑड है, लेकिन जैसे ही आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें एक्यूरेट, आपको डेटा सब कुछ याद आने लगेगा। तो ये मेरा पूरा जो है ना, जो मैंने इमेज सिस्टम आपको बताया, ये इमेज सिस्टम जो है मेरा 1-2 नहीं, मतलब मैं 2000 इमेज आपको दे दूंगा। 2000 इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोरी मेकिंग के माध्यम से, एसोसिएशन से, ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे लोकाई मेथड है, बहुत सारे ऐसे मेमोरी से मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको मेमोराइज करा सकता हूं 10 घंटे में। इस तरीके की आपकी चीजें जो है बहुत सारी स्ट्रांग होंगी। मुख्य परीक्षा में आप पॉइंट कैसे याद कर सकते हो, बहुत बेसिक्स हैं ये, और धीरे धीरे हम लोग क्लास में इसको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।